फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये हमारा आज का पेपर होगा। इसमें किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये पूरा ना ग्रामर का पेपर है। तो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ना इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से करने का मतलब ये है कि ग्रामर की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करके जाना तुम लोग। ओके, ग्रामर में क्या होता है ना कि बस मार्क्स कटते नहीं हैं। ठीक है, सही लिखोगे तो सही पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत लिखोगे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर की खासियत यही है कि अगर आप सही से वर्ब्स का यूज़ करते हो, ईडियम्स का यूज़ करते हो, या फिर जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो पूछी गई है वो सही सही भरोगे तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है। पहला जो क्वेश्चन आएगा ना, पहले तो देख लो तुम लोग ना, ये 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे, सारे क्वेश्चन करने हैं आपने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। अब तुम कमेंट्स में ये मत पूछना कि मैम यही पेपर आएगा क्या। पेपर ये नहीं आएगा, बट पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, डिटो रहेगा। ठीक है, तो पहला जो ये क्वेश्चन है ना, ये पैसेज है जिसमें से आपको पढ़ के ये जो बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, इनके आंसर्स आपको देने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर के नंबर मिलेंगे आपको। एक काम करना, जब आप इन चीज़ों के आंसर्स दे रहे होंगे ना जो क्वेश्चंस के, तो ये जो पैसेज है इसको 2 से 3 बार, मैक्सिमम 4 बार अच्छे से पढ़ना। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कोई नई एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक बार पढ़ेंगे मीनिंग समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ और मीनिंग समझ में आता है। तो 3 या 4 बार जब पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। और जो भी इस तरह की चीज़ें जो नज़र आती हैं उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाना। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप आंसर लिखने बैठोगे ना, तो आपके लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी क्लियर मिल जाएंगी, जो चीज़ें आप अंडरलाइन करके रखे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, इसमें आपको ही करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, पैसेज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चंस देखो, उसके आंसर उसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं आपने। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद ये जो है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, राइट शॉर्ट नोट इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 जो दिए हुए हैं ना आपको, होमोफोन्स, ओनोमेटोपिया, रिदम और क्वेश्चन, इनमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है और वो 10 नंबर का है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम। गॉट इट। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच आपको पता है, हिंदी में इन्हें अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमें इन सेंटेंसेस में ढूंढना है। सबसे पहले देख लेते हैं, द प्लांट्स इन हर हाउस साइलेंटली बेग्ड टू बी वाटर्ड। देखो, सेकंड है, अभी मैं इसको सब डिस्क्राइब करूँगी मैं। इसमें वैसे तो मैं पहले बता देती हूँ, इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन, ठीक से लिख देती हूँ, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही कि किस में क्या यूज़ हुआ है। बैरी बॉट अ बुक टू ब्रिंग टू द बैकयार्ड बारबेक्यू। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है यहाँ हमारा, तो इसमें यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, इन सबको मैं डिस्क्राइब करूँगी, डोंट वरी। ये मत सोचना कि बस ये यहाँ पे मैंने लिख दिया और एक्सप्लेन हो गया। थर्ड है, कैन यू स्पेयर योर वॉलेट। कैन यू स्पेयर योर वॉलेट। मेटोनिमी, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। हाइपरबोला, डीप डाउन यू आर रियली शैलो। पैराडॉक्स। ठीक है, अब इनको हम करते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब समझाने की कोशिश की है। तो फिगर ऑफ स्पीच की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारा पहला जो सेंटेंस था, उसमें पर्सोनिफिकेशन आंसर आया था। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नॉन लिविंग थिंग डिस्क्राइब्ड
टू टुक प्लेस, टुक लाइक अ पर्सन। यहाँ पे देखो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग that is using in a sentence which describes to look like a person, मतलब नॉन लिविंग थिंग है बट लुक लाइक अ पर्सन की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, ठीक है, एक्सपीरियंस तो नॉन लिविंग थिंग हो गया, ठीक है, बट टीचर तो लिविंग होता है, पर्सन होता है, तो एक्सपीरियंस को टीचर के जगह इसको यूज़ कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग को जो लिविंग थिंग है या पर्सन है उसकी जगह यूज़ किया है, उसके लुक अलाइक, ठीक है। चलिए सेकंड है, अ लाई हैज़ नो लेग्स। लाई, लाई तो नॉन लिविंग थिंग है ना, बट लेग्स नहीं है, तो लाई हैज़ नो लेग्स, तो लेग के साथ इन्होंने जो नॉन लिविंग थिंग है उसको एज अ पर्सन यहाँ पे यूज़ कर दिया है। लव इज़ ब्लाइंड, देखो लव जो है वो तो एक फीलिंग है, वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, बट जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड तो एक ऐसी चीज़ है ना जो किससे रिलेटेड है, वो पर्सन से ही, लिविंग थिंग से है ना, क्योंकि ब्लाइंड तो लोग भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनके लिए, तो लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है। सो इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड टू लुक लाइक अ पर्सन, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है हमारा हाइपरबोले, ये हाइपरबोल नहीं होता है, ठीक है, हाइपरबोले, इसका मतलब है कि एग्जैजरेशन इज यूज्ड फॉर एम्फसिस ऑफ इफेक्ट, किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ में जोर डालने के लिए, ठीक है, प्रेशर डालने के लिए, इफ़ेक्ट यूज़ करने के लिए, कि किसी चीज़ में कोई इफ़ेक्ट लाने के लिए, ठीक है, तो उसको जो एक एग्जैजरेशन जो यूज़ किया जाता है उसमें हाइपरबोले। पहले तो ये देखो हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, हाइपर मीन्स फास्ट, है ना, तो इसका अब जैसे हम बात करते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे जो जोर दिया जा रहा है ना, जो एम्फेसिस जो डाला जा रहा है, इफ़ेक्ट जो डाला जा रहा है वो है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब मुझे इतना साइलेंस चाहिए कि अगर पिन भी गिरे तो मुझे सुन जाए, ठीक है, तो वो इस चीज़ को एग्जैजरेट किया जा रहा है कि इतना ज़्यादा मेरे को साइलेंस चाहिए कि पिन भी अगर गिर जाए तो मुझे वो सुनाई दे जाए। फिर है $1,000,000 स्माइल। अब अगर ये बात किसी को बोलो तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि $1,000,000 स्माइल, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को जो एक इफ़ेक्ट डाला जा रहा है ना इस पर स्माइल के लिए, वो है $1,000,000, कि वो इतनी इम्पोर्टेंट या इतनी अच्छी स्माइल थी कि $1,000,000, कि उसको $1,000,000 से जो है एक तरह से एग्जैजरेट कर दिया उस चीज़ को, उसके लिए एम्फसाइज कर दिया, इफ़ेक्ट डाल दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, तो $1,000,000 स्माइल। एज थिन एज अ टूथपिक, कि वो इतनी पतली है जैसे कि एक टूथपिक, ठीक है, तो टूथपिक यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया एम्फेसिस करने के लिए, एक इफ़ेक्ट डालने के लिए, ठीक है, टूथपिक का इन्होंने यूज़ कर दिया कि वो इतनी पतली है, एज थिन एज अ टूथपिक, तो यहाँ पे हाइपरबोले को हम यूज़ करेंगे, इसका ये मीनिंग हो गया। सेकंड देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी आपको हाइपरबोले के बारे में। जैसे हाइपरबोले आप बोल सकते हो कि ज़्यादा या फिर बढ़ा चढ़ा कर बोलना किसी चीज़ को, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी कि किसी भी चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, $1,000,000 स्माइल हो गया, स्माइल कोई $1,000,000 की थोड़ी ना होती है, स्माइल तो स्माइल होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि मिलियंस को ही यूज़ कर दिया, डॉलर को। फिर एज थिन एज अ टूथपिक, अब जैसे जो वो दांत साफ़ करने वाली टूथपिक होती है उतना पतला कोई होता थोड़ी ना, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि किस तरह से वो इतनी पतली थी कि जैसे वो जो टूथपिक होती है ना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि माचिस की तिल्ली जितनी पतली, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में ऐसे बोल दिया कि एज थिन एज अ टूथपिक, तो मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना उसको बोलते हैं हाइपरबोले, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स हैव द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring words have the same consonant sound, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 or more neighboring
टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स, जो एडजेसेंट वर्ड्स होते हैं ना, उनकी वो जो स्टार्टिंग होती है वो रिपीटेड अल्फ़ाबेट से होती है। जैसे डांसिंग डैफोडिल्स, डीडी। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं इसे कर देती हूँ। ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर, तो बी यहाँ पे हो रहा है ना। बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एलिट्रेशन में जो वर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली टंग ट्विस्टर्स होते हैं। टंग ट्विस्टर्स इसलिए होते हैं, और ये इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो लैंग्वेज है, या जब इंग्लिश बोलते हो, तो या इंग्लिश हो गया या कोई भी लैंग्वेज है, तो वो आप फास्ट बोलो, और एक तरह से आपकी जो ज़ुबान है उस पर आप अपना आपका कंट्रोल आए, आप फास्ट बोल सको। ठीक है, इसलिए ये जो एलिट्रेशन में ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक तो कंट्रोलिंग आती है, आपके बोलने पर आपकी जो फ्लुएंसी है वो फास्ट होती है, उसके साथ साथ क्लियर होती है, और इसके साथ साथ जो टंग ट्विस्टिंग होती है, या फिर जो आपको, अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये हैं आसपास के जितने भी लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनमें सेम लेटर यूज़ हुआ है। ठीक, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होते हैं? पैराडॉक्स का मतलब तो वैसे होता है उल्टा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि द स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ। आप इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। यू कैन अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब इसमें तुम पैराडॉक्स में उल्टा भी बोल सकते हो, या फिर विरोधाभास भी होता है, विरोधाभास। ठीक है, देखो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब कि तुम पैसे बना सकते हो, तुम मनी बना सकते हो बाय स्पेंडिंग, खर्च करके। तो इसका मतलब देखो ये हो गया कि अब जैसे जो ऑनलाइन आजकल बिजनेस चल रहे हैं, उसमें होता क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी देखो पैसे कमाने का तरीका यही है कि जब तक तुम खर्च नहीं करोगे तुम पैसे नहीं बना सकते, है ना। तो एक तरह से ना ये अपनी ही सेंटेंस को उल्टा कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ये अपने आप को सेंटेंस। तो इसमें क्या है कि सीधा सीधा ये बोल रहा है कि तुम पैसे कमा सकते हो, बना सकते हो बाय स्पेंडिंग, कि खर्च करके ही तुम धन कमा सकते हो। ठीक है, मनी बना सकते हो। तो एक तरह से दोनों एकदम अलग चीज़ें नहीं है कि एक तरफ तो स्पेंड करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अर्न करने की बात कर रहे हैं, तो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये सेंटेंस खुद को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। फिर है लेस इज़ मोर। लेस, कम ही ज़्यादा है ना। तो पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि पैराडॉक्स है, कंट्राडिक्शन हो रहा है कि लेस ही मोर, कम ही ज़्यादा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे लेस इज़ मोर। अब कई बार होता है ना कि जैसे तुम लोग, जब हम किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई कम बोलो, कम बोलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। कि ऐसा बोलो बट कम बोलो कि ज़्यादा समझ में आ सके, मीनिंगफुल बोलो। तो लेस इज़ मोर, कि तुम जो कम है ना वही ज़्यादा है। तो एक तरह से कंट्राडिक्ट कर रहा है सेंटेंस अपने आप में। फिर है दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आप लोगों को याद होगा जब कोरोना आया था, तो उस टाइम क्या था, सब यही बोलने लगे थे ना कि अब तो मतलब सब ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना कि बिगिनिंग ऑफ द एंड, कि अंत की शुरुआत, है ना। उस टाइम यही सिचुएशन हो गई थी ना कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और एक नया जीवन या नई दुनिया या कुछ नया शुरू होने वाला है। तो तब हम यही बोलते थे, या सब लोग यही बातें करते थे कि ये अंत की शुरुआत है, अंत की, बिगिनिंग ऑफ द एंड। एक तो एंड आ गया अपने आप में, उसकी भी शुरुआत, तो कंट्राडिक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर आप यही बोलेंगे कि यहाँ पर जो पैराडॉक्स यूज़ हुआ है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, कि अंत की शुरुआत यही हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही सेंटेंस जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है, उल्टा कर रहा है, विरोधाभास भी यहाँ पर शो हो रहा है। सो आई होप कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये वाला क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच जो हम कर रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, इसमें एक रह गया था ये वाला क्लियर होना कि कैन यू स्पेयर योर वॉलेट।
इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है मेटोनमी। इसका क्या मतलब होता है? मेटोनमी का मतलब होता है कि अ फ्रेज लाइक फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस वन वर्ड टू रेफर टू समथिंग रिलेटेड टू इट। स्पेयर का क्या मतलब होता है? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जो यहाँ पे जो मेटोनमी यूज़ हुआ है, ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी शब्द में या किसी वाक्यांश में इसका यूज़ तभी करते हैं जब उससे संबंधित किसी चीज़ को दर्शाने के लिए। अब वहाँ पे चीज़ क्या है? वॉलेट है, और वॉलेट में क्या होता है? मनी होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब वॉलेट का यूज़ जो है उसमें रखे हुए मनी को दर्शाने के लिए किया गया है। जो वास्तव में जो मांगा जा रहा है वो धन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटोनमी जो यहाँ पर अलंकार जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है उसको आप ऐसे कर सकते हो कि इट यूजेस अ रिलेटेड वर्ड और फ्रेज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। ठीक है, कि वर्ड जो स्पेयर है इसके तो डबल दो इसके मीनिंग तो अलग होते हैं कि अतिरिक्त भी होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है। बट यहाँ पे सीधा सीधा अगर तुम देखोगे ना, कैन यू स्पेयर योर वॉलेट। अब वॉलेट को स्पेयर करने का क्या मतलब है? वॉलेट से मतलब थोड़ी ना है, वॉलेट तो खाली भी हो सकता है। लेकिन जो बात की जा रही है वो मनी के बारे में बात की जा रही है, कि मनी को स्पेयर करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मेटोनमी कि वो वर्ड्स यूज़ करे जा रहे हैं जो रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यस, मैच द मॉडल्स। हाँ, मॉडल्स भी आते हैं। ठीक है, और फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। ये जो कुछ आपके सामने फ्रेजेस और वर्ब मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं, इनको ना आपको किसका कौन सा मीनिंग है उससे मैच करना है। कर लेते हैं। अच्छा, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। इसका मतलब अगर हम लोग ठीक करेंगे तो हमारे 10 नंबर कहीं नहीं गए। इसलिए मैं बोल रही हूँ ग्रामर को अच्छे से करके जाना तुम लोग। गॉट इट? तो फर्स्ट है हमारा मस्ट बी। तो मस्ट बी का मतलब क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो मस्ट बी को अगर हम मॉडल और फ्रेजेस के साथ अगर यूज़ करेंगे, मीनिंग अगर बताएंगे, तो मस्ट बी का होगा ऑलमोस्ट सर्टेन। ठीक है, ऑलमोस्ट सर्टेन का क्या मतलब हुआ कि लगभग कुछ होने की संभावना। ठीक है, बट इसकी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना है। ठीक है, कुड बी में यही होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। ठीक है, माइट बी, यहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब संभावना तो है, लेकिन पूरी संभावना नहीं होती है किसी भी चीज़ की। तो माइट बी पॉसिबल बट अनलाइकली, ये हो गया। नेक्स्ट, या कांट बी का क्या मतलब है? यहाँ पे तो एक नेगेटिव ही आ गया ना इसमें सेंस। तो कांट बी मतलब नियरली इम्पॉसिबल, ये हो जाएगा हमारा। फिर लास्ट है हमारा नीड टू, नेसेसरी। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर मॉडल्स भी आएंगे आपके, फ्रेजेस भी आएंगी, ये भी देख लेना। कई बार होता है कि खाली मॉडल्स ही पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख के जाना, ग्रामर को अच्छे से कर लेना। कहने का मतलब ये मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन। ओके, ये कर लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आपको ना इस तरह के सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, गॉट इट, और यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा। यहाँ जो ये दिया हुआ है ना वर्ड, ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, वर्ब की फॉर्म भरनी है करेक्ट वाली, इतना सा काम करना है। ठीक है, पहला देखें, द स्कल्पचर लुक्स सिंपल, इन फैक्ट इट वॉज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू मेक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना डिसीव की, तो डिसीव का क्या मतलब होता है कि डेलिब्रेटली, है ना, डेलिब्रेटली किसी को ये बिलीव करवाना जो कि सच नहीं है, स्पेशली फॉर एनी पर्सनल गेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द स्कल्पचर लुक सिंपल, डिसीव, तो डिसीवली। ठीक है, जो स्कल्पचर था वो डिसीवली लुक्स सिंपल, इन फैक्ट इट वॉज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू मेक। कि किसी को ज़बरदस्ती ये बताया जा रहा है कि भाई वो तो बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन इन फैक्ट वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड था बनाना। ठीक है, डिसीव हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम,
बी होना चाहिए ये। एडवांस इन टेक्नोलॉजी मीन्स दैट द वर्ल्ड ऑफ फिल्म इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजेस। ये तो सीधा सीधा आप लोग समझ ही सकते हो, गोइंग फॉर चेंजेस। ठीक है, कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका मतलब है कि जो वर्ल्ड ऑफ फिल्म इज़ कंस्टेंटली गोइंग फॉर चेंजेस, कि जो फिल्म वगैरह है उसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, कॉन्स्टेंटली मतलब होते ही रहेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट है राज विजिट दिल्ली लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड मतलब हो चुका, पास्ट हो गया, तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर ईडी लगा देना है। विजिटेड कि वो आया था। ओके, वीकेंड वीकेंड हो गया तो मतलब समझ लो ना कि पास्ट की बात हो गई, तो विजिटेड सीधा सीधा हो जाएगा। माई अंकल अ वॉच फॉर मी ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, कि मेरे जो अंकल हैं वो मेरे बर्थडे पर अ वॉच फॉर मी ऑन नेक्स्ट बर्थडे, मेरे अगले बर्थडे पर वो उन्होंने एक क्या बोलते हैं वॉच, ठीक है, भेजी भेजा जो भी है, यहाँ पे हम फ़िलहाल क्लियर नहीं कर रहे हैं। बट इसमें आप क्या एक तरह से तो ये देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है ना, कि वो नेक्स्ट बर्थडे आ गया तो मतलब फ्यूचर की बात है ना। तो माई अंकल विल सेंड, भाई मेरे अंकल भेजेंगे ना, मेरे नेक्स्ट बर्थडे पर मेरे अंकल घड़ी भेजेंगे मेरे लिए एज ए गिफ्ट, तो फ्यूचर का टेंस हो गया ये, फ्यूचर सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर विल लगा देंगे। ओके, इट ब्लैंक स्पेस हैविली येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब पास्ट हो गया। ठीक है, तो हम सीधा सीधा करेंगे इट रेन्ड, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये अब सीधा सीधा तुम ये देख लिया करो कि अगर पास्ट का सेंटेंस आ रहा है तो वो तो थर्ड फॉर्म लगनी है, कि इट रेन्ड हैविली येस्टरडे, कि कल बहुत बारिश हुई थी। ठीक है, ये जैसे ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था, ये हमारा पास्ट का है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई डज शी नॉट टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती। ठीक, या फिर आप इसमें ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो हम सीधा सीधा इसको कैसे लिखेंगे, वाई डज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही है। नेक्स्ट है आई डैश शुगर फॉर ₹40 अ किलो, कि मैं शुगर जो है 40 रुपये किलो के दाम से बेचता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि आई सोल्ड शुगर फॉर 40 रुपीज़ a किलो। When we travel my sister usually sleep, कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो मेरी जो बहन है वो यूजुअली सो जाती है, तो स्लीप्स सीधा सीधा ऐसे लगा देना है हमने, कि जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं तो जो मेरी बहन है वो सो जाती है। आफ्टर लिसनिंग द जोक सुमित स्टार्टेड, क्या करेंगे हम यहाँ पर, गिगलिंग। ठीक है, गिगलिंग मतलब कि जोक सुनने के बाद जो सुमित है उसने हंसना स्टार्ट कर दिया, गिगलिंग। वी इन द बस टुमारो मॉर्निंग, वी ट्रैवल इन द बस टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग मतलब फिर से यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है कि कल सुबह हम बस से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा विल, वी विल ट्रैवल इन द बस टुमारो मॉर्निंग। ठीक, ये हमारे वर्ब के फॉर्म्स हो गए यहाँ पर। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसको ध्यान से करेंगे हम लोग, 10 नंबर हम कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो द मोस्ट अप्रोप्रिएट idioms given in the box. Make necessary changes to the idioms to make them grammatically fit in
द इन विद द सेंटेंसेस। तो ये कुछ सेंटेंस दिए हुए यहाँ पर, इनमें हमें इडियम्स फिल करने हैं। देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए, इन्हीं में से हमको सेंटेंस पढ़ते जाना है और यहाँ से हमें अपने इडियम्स लेने हैं। गॉट इट। फर्स्ट देखते हैं, आई वुड लाइक टू डैश द फैक्ट दैट दिस एरिया हैज़ गॉन विदाउट वाटर फॉर अ होल वीक। कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एरिया है, जिस भी एरिया की बात हो रही है, वहाँ पर पूरे वीक के लिए पानी नहीं आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड्स। कीप प्लेस इन पर्सपेक्टिव, क्या यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा। अ फ्लेयर फॉर, वो भी नहीं सेलेक्ट हो रहा। स्टैब्लिश्ड पैटर्न, आई वुड लाइक टू स्टैब्लिश पैटर्न दैट फैक्ट, वो भी नहीं हो रहा। ड्रॉ योर अटेंशन, ये हो रहा है ना। लाइक अ डक इन टू वाटर, इसका भी अलग ही मीनिंग है। टॉय विद एन आइडिया, ये भी नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ड्रॉ योर अटेंशन, कि मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ द फैक्ट दैट दिस एरिया हैज़ गॉन विदाउट वाटर, कि ये जो एरिया है ये पूरे वीक के लिए पानी नहीं आने वाला, तो तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूँ मैं इस फैक्ट की तरफ। ये मतलब हो गया इसका। फिर है रीना टुक टू एक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे ना पहले इसको समझने की कोशिश करना है कि क्या बोला जा रहा है। कि रीना टुक टू एक्टिंग मतलब वो उसने अभिनय शुरू किया, या अभिनय में या एक्टिंग में वो संलग्न हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो एक्टिंग है, एक्टिंग को एक बार के लिए एक यूज़ नहीं किया, बल्कि एक शौक के रूप में अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कुछ गंभीरता से नहीं लिया इस चीज़ को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रीना टुक टू एक्टिंग लाइक अ डक इनटू वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शी हैड डन सिंगिंग एंड डांसिंग विच मेड अप फॉर हर इन एबिलिटी टू लर्न हर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। देखो, कीप प्लेस इन पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, स्टैब्लिश पैटर्न नहीं आएगा, ये हम यूज़ कर चुके हैं, ये भी यूज़ कर चुके हैं। टॉय विद एन आइडिया, ये यहाँ पे आ सकता है, बट अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि शी हैड, क्या वो क्वालिटी हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, सिंगिंग और डांसिंग की विच मेड अप फॉर हर इन एबिलिटी टू लर्न हर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे ये वाला, अ फ्लेयर फॉर। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि फ्लेयर फोर क्यों लेंगे, तो फ्लेयर फोर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ना मीनिंग को समझना, अर्थ समझना, अर्थ को समझना। ठीक है, कि उसको डांसिंग और जो सिंगिंग है उसका, उन चीज़ों की उसे समझ है, उसकी सराहना करने का, या उसका जो डीप मीनिंग है ना उसको समझने की उसमें काबिलियत है। दैट्स वाई शी मेड अप फॉर हर इनएबिलिटी टू लर्न हर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे अ फ्लेयर फोर, फ्लेयर फोर। ठीक, माई फादर वॉन्टेड मी टू फॉलो द एंड प्रैक्टिस लो लाइक ही डिड एंड हिज फादर बिफोर हिम। सीधा सीधा यहाँ पे आपको देख सकते हो स्टैब्लिश्ड पैटर्न। माई फादर वॉन्टेड मी टू फॉलो द स्टैब्लिश्ड पैटर्न, किस लिए? जो एक पैटर्न और जो प्रैक्टिस का एक पैटर्न जो स्टैब्लिश कर दिया है ना लो का, ठीक है, जैसा उसके फादर ने किया था उस पैटर्न को फॉलो। तो वो कह रहे कि मेरे फादर भी वही चाहते हैं कि मैं भी वही पैटर्न फॉलो करूँ जो उन्होंने फॉलो किया था, जो उनके फादर ने बनाया था। बट सिंस आई वॉज वेरी वॉन्टेड but since I very much wanted to be a singer, I dash of running away from the home but could not muster the courage to do so. देख लेते हैं क्या है। टॉय विद एन आइडिया, इसका मैं मीनिंग बताऊंगी। टॉय विद एन आइडिया, अब इसका मतलब क्या होता है टॉय विद एन आइडिया का? तो इसका मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें तो द टॉय विद एन आइडिया जो एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि टू कंसीडर इट कैजुअली
एंड नॉट वेरी सीरियसली, मतलब कैजुअली एक स्टेप उठा लिया और बिना ज़्यादा सोचे हुए, विदाउट मेकिंग अ फर्म डिसीजन, कि कोई एक फर्म डिसीजन या एक सीरियस स्टेप लिए बिना ही कोई कदम उठा लेना, रनिंग, जैसे यहाँ पे बताया ना, रनिंग अवे फ्रॉम द होम बट कुड नॉट मस्टर द करेज टू डू सो, कि इतना करेज नहीं था लेकिन भागने के लिए कदम उठा लिया। तो टू कंसिडर इट कैजुअली नॉट वेरी सीरियसली, ठीक है। तो यहाँ पर टॉय विद एन आइडिया ये आ जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो आसान होते हैं, ये आप लोग कर सकते हो, बट हम भी करेंगे यहाँ पर आपके साथ। यूज़ करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है जी। 5 नंबर के आने वाले हैं, चलो देखते हैं। या फर्स्ट देखते हैं, वी शुड ईट एप्पल अ डे। सबसे पहले तो तुम्हें इतने तो पढ़ के जाना कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, मेन तो यही होता है, ठीक है। सो ए कब यूज़ होता है, एन कब यूज़ होता है और द कब यूज़ होता है, ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ए हम यूज़ करते हैं जब हम कोई, जैसे कॉन्स्टेंट साउंड होती है ना, उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। ए एन हम यूज़ करेंगे जब किसी सेंटेंस में वोवल्स आ रहे होंगे ना, किसी भी सेंटेंस में, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कुछ भी होगा ना, जो चीज़ जो वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा सेंटेंस का, अगर मान लीजिए ए से स्टार्ट है या ई से है, आई से, ओ या यू से है, तो उसके आगे हम एन यूज़ करेंगे। द जो है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है हमारा सेंटेंस, वी शुड ईट एप्पल अ डे। अब यहाँ पे वोवल आ गया ए, तो हम सीधा सीधा करेंगे एन, वी शुड ईट एन एप्पल अ डे, कि हमें दिन में एक एप्पल खाना चाहिए। सेकंड है कि ही इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये चीज़ नोट कर लेना, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना जब एग्ज़ाम में लिखोगे। तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वोवल आ गया यहाँ पे। देन फिर है हमारा ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पर आ गया वोवल, बट हम यहाँ पर एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि जो यूनिवर्सिटी जो है, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये कैसे, ये स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से, जो होता है यू, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वाई ई डब्ल्यू, यू से शुरू हो रहा है, और जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है वो वोवल से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो यू जो है, द यू इज़ प्रोनाउंस्ड लाइक अ वाई, ठीक है। तो हम जो ये यू आ रहा है ना, ये हम यूनिवर्सिटी में हम इसको एज अ वोवल यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको जो साउंड यूज़ हो रही है ना, उस साउंड के अकॉर्डिंग हम अपने आर्टिकल्स फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वाई साउंड मेकिंग इट अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ ए। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्लियर? गिव मी बुक आई गेव यू येस्टरडे। मुझे वो बुक दो जो मैंने तुम्हें कल दी थी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द। स्पेसिफिक चीज़ की बात करें हम, स्पेसिफिक बुक की बात करें कि मुझे वही वाली बुक चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलवेज हेल्प। आ पुअर नहीं होता, एन पुअर नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज हेल्प, किन की मदद करनी चाहिए? द पुअर एंड नीडी। स्पेसिफिक यहाँ पे ना क्लियर कर दिया है कि जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, उन्हीं की हेल्प करनी चाहिए। गॉट इट? तो द यूज़ कर लेंगे हम। ये हमारे आर्टिकल्स हो गए, हाँ हो गए। एक और क्वेश्चन आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 8th क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स इंडिकेटिंग अ कैजुअल और टेम्पररी रिलेशन। लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं हमें। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये जो लिंकिंग वर्ड्स है ना, इनको समझने से पहले एक चार्ट देख लेते हैं पहले, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये है लिंकिंग चार्ट, ओके, लिंकिंग वर्ड चार्ट एक्चुअली। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं जो, या बोल सकते हो एज नोन एज ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है। वो वर्ड्स और फ्रेजेस जो कनेक्ट करते हैं आइडियाज़ को, सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को, ठीक है।
पैराग्राफ को। वर्ड हो गया। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको तो लिंकिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कनेक्ट्स आइडिया, ठीक है, आइडियाज़, सेंटेंसेस, ठीक है, और पैराग्राफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ड्स यहाँ पे देख रही हूँ मैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। एडिंग आइडियाज़ हो गया, कंट्रास्ट हो गया, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो एडिंग आइडियाज़ में हम कौन कौन से लिंकिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इसमें आते हैं जैसे फर्दरमोर, मोर ओवर, एडिशनली, इन एडिशन टू, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ठीक है। ये हो गए आइडियाज़। एडिंग आइडियाज़ के लिए हम ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये यूज़ करते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर मैं सब बताऊँगी तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो वो तो बाकी आप पढ़ के ही जाओगे, बट ये थोड़ी सी आइडियाज़ के लिए हैं। कंट्रास्ट के लिए जैसे आपके सामने है, ये कंट्रास्ट में है हाउएवर, फिर भी, ऑन द अदर हैंड, नेवरथलेस, वेयरएज, येट, ऑल्दो, कंट्रेरी, ठीक है। ये हो गई कुछ वर्ड्स। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, ठीक है। उनके लिए क्या क्या लिंकिंग वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं? एज ए रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, दस, सो, फॉर दिस रीज़न, ठीक है। तो ये हो गए लिंकिंग वर्ड्स जो हम अभी जो सेंटेंसेस क्लियर करने वाले ना, तो उनमें देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करना है उन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? There was hardly any space for me next to my son. I decided to lean back against the window and sit through the night. सबसे पहले तो इसको ना आप ट्रांसलेट करके समझना इस सेंटेंस को, कि वहाँ पर ना हार्डली ही कोई थोड़ा सा स्पेस था मेरे सन के साइड में। मतलब उसका जो भी यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, उसने बोला है कि वहाँ जो भी जगह थी वहाँ पर बहुत कम जगह थी मेरे जो बेटा है उसके साइड में, हार्डली एनी स्पेस टू सिट, ठीक है, फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ। सो इसलिए आई डिसाइडेड टू लीन बैक अगेंस्ट द विंडो एंड सिट थ्रू द नाइट। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सिंस देयर वाज मतलब बहुत कम जगह थी वहाँ पर अवेलेबल थी बिसाइड्स माई सन, ठीक है। सो आई ऑप्टेड टू लीन बैक इन ऑर्डर टू मेक माई सेल्फ मोर कम्फर्टेबल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जगह कम थी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैंने डिसाइड किया कि जो विंडो सीट है, सॉरी, जो अगेंस्ट द विंडो एंड सिट थ्रू द नाइट, मतलब विंडो के पास जाके बैठ गई, और ताकि मैं और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल ना हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश, परमानेंट डाइटिंग इज़ हार्डली फन, मैनी पीपल प्रेफर अ कैश डाइट, दिस कैन नॉट बी ओनली हार्मफुल टू हेल्थ बट ऑल्सो सेल्फ डिफीटिंग, डैश, just a day or two on a cash diet, the body decides that famine has struck and lower down the basal metabolism. Okay. सबसे पहले तो आपको इसको समझना है कि ये है क्या पूछ रहे हैं। इसमें यहाँ पे डाइटिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि भाई परमानेंट डाइटिंग जो है वो हार्डली फन होती है, उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है। मैनी पीपल प्रेफर ए कैश डाइट, ठीक है। कैश डाइट बहुत सारे लोग हैं जो इजी चीज़ों को पसंद करते हैं। दिस कैन नॉट बी ओनली हार्मफुल टू हेल्थ, जो परमानेंट डाइटिंग है वो सिर्फ बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होती, बट सेल्फ डिफीटिंग। सेल्फ डिफीटिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप परमानेंट डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब ये एक फ्रेज़ यूज़ कर दिया सेल्फ डिफीटिंग, कि भाई आप खुद को ही मार रहे हो। परमानेंट डाइटिंग का मतलब क्या था? डाइटिंग का मतलब कम खाना या बिल्कुल भी नहीं खाना। तो यहाँ पे सेल्फ डिफीटिंग कि आप खुद को ही ख़त्म कर रहे हो। जस्ट अ डे और टू ऑन क्रैश डाइट, द बॉडी डिसाइड्स दैट फेमाइन हैज़ स्ट्रक एंड लोअर डाउन द बेसल मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए तो इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस को लेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों की बात हो रही है कि परमानेंट डाइटिंग जो है वो हार्डली फन है, कि अगर कोई परमानेंट डाइटिंग कर रहा है तो उसके लिए मतलब ये कोई फ़न नहीं है, ठीक है। बट मैनी पीपल प्रेफर ए क्रैश, ये कैश नहीं, ये क्रैश है,
क्रैश डाइटिंग में छोटे छोटे पार्ट्स में डाइटिंग करना, ठीक है। हार्मफुल तो नहीं होती है बट हाँ सेल्फ डिफीटिंग होती है, ये इसका मीनिंग मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि भाई यहाँ पे हम कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज़ करेंगे, हैंस, सॉरी। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, यस ऑल्दो permanent dieting is hardly fun, many people prefer a crash diet. This can be not only harmful for health but also self-defeating, ठीक है। Therefore मतलब as a result, so therefore just a day or two on a crash diet the body decides that famine has struck and lower downs the basal metabolism, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, don't skip breakfast, you are more likely to overeat later in the day and you will have less energy. ओके ये तो सीधा सीधा सा हम बात कर सकते हैं यहाँ पर as, ठीक है। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट as you are more likely to overeat later in the day and you will have less energy, ठीक है। या I will lend you my car, you need it, कि मैं अपनी कार, I will lend you कि मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, you need it whenever कि जब भी तुम्हें मेरी कार की ज़रूरत होगी, I will lend you, I will give you, I will provide, ठीक है। अच्छा ये रह गया, we live in defense colony, ओके we used to live in पहाड़गंज। यहाँ पे ना दो जगह की बात हो रही है कि वो डिफेंस कॉलोनी में भी रहते थे और वो पहाड़गंज में भी, ठीक है। तो इनके लिए कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो इन दोनों सेंटेंसेस को एक बनाएगा। तो इसमें हम करेंगे कि वी नाउ लिव इन डिफेंस कॉलोनी, कि अब हम जो है डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, बट जो यहाँ पर हम जो डैश जो मिला हुआ है यहाँ पर हम बनेंगे वेयर एज, कि अभी तो हम डिफेंस कॉलोनी में रह रहे हैं लेकिन वी वाइल वी यूज टू लिव इन पहाड़गंज, ठीक है। वेयर एज भी कर सकते हो आप, इसमें वाइल भी कर सकते हो, गॉट इट। बट जो हम यहाँ पे जो सेंटेंस की जो डिमांड है ना उसमें हम वेयर एज करेंगे कि वी नाउ लिव इन डिफेंस कॉलोनी वेयर एज वी यूज टू लिव इन पहाड़गंज, ठीक है। ये हमारे लिंकिंग वर्ड्स हो गए यहाँ पर कंप्लीट, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रेटोरिकल डिवाइसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेटोरिकल डिवाइसेस होती क्या हैं। ये वो डिवाइसेस हैं या वो लिंग्विस्टिक टूल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं स्पीकर्स और राइटर्स के थ्रू, ठीक है। किस लिए यूज़ किए जाते हैं, टू परsuade, ठीक है, करना किसको, ऑडियंस को, इन्फॉर्म करना और इंगेज करना, ठीक है, टू द ऑडियंस। और ये वो टेक्निक्स हैं या दीज आर द टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू मेक अ पॉइंट more effectively, whereas evoke a specific emotional response or shape how the audience perceives the message, ठीक है। ये वो डिवाइसेस होती हैं बेसिकली, इसको देखा जाए तो ये वो टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं या वो एजुकेशनल टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ स्पीकर्स और राइटर्स इन दोनों के द्वारा किया जाता है, जो ऑडियंस है उससे जुड़ने के लिए, उसको इन्फॉर्म करने के लिए और उन जो ऑडियंस है उनको परsuade करने के लिए, ठीक है। वो होती है हमारी रेटोरिकल डिवाइसेस, लिंग्विस्टिक टूल्स होते हैं बेसिकली ये टूल्स, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं, ओ वर्ल्ड ऑफ द फ्री नेशंस ऑन दिस डे ऑफ आवर फ्रीडम वी ग्रीट यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ना जो रिटोरिकल जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है एपोस्ट्रोफ, अभी बताते हैं इसके बारे में। एपोस्ट्रोफ, अब इसके बारे में बता दूँ मैं कि एपोस्ट्रोफ इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्पीकर एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, कि वो पर्सन जो एब्सेंट है उसके बारे में बात हो रही है ना, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफ जो डिवाइस है उसको यूज़ किया जाता है। या फिर कोई आइडिया हो,
ठीक है। और कोई एक ऐसा हो कि मान लो कोई प्रेजेंट ना हो, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है इस केस में कि जो स्पीकर है वो एड्रेस कर रहा है द वर्ल्ड ऑफ फ्री नेशंस, ठीक है, एज इफ़ इट वर अ पर्सन कैपेबल ऑफ हियरिंग और रिस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे ना एक ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है कि जैसे कोई है एब्सेंट पर्सन है जिसके बारे में, जिसको ग्रीट करने के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो या और कोई सुन रहा है कि ओ वर्ल्ड ऑफ द फ्री नेशंस ऑन दिस डे आर फ्रीडम वी ग्रीट यू। तो मतलब ऐसा कि कोई है एब्सेंट है बट उसको ग्रीट किया जा रहा है, और कोई ऐसा भी है जो खुद भी एब्सेंट है और वो मतलब कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही। तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफ रिटोरिकल डिवाइसेस को। सेकंड देख लेते हैं, आर्स हैज़ बीन एन एपिक स्ट्रगल covering many years and costing many lives. It has been a struggle, a dramatic struggle. It has been a struggle of heroes. Okay. इस जो डिवाइस यूज़ हो रही है ना उसको बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये वो डिवाइस है दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग वर्ड्स। रिपीटिंग वर्ड्स यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, ठीक है। तो जहाँ पर चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। एनाफोरा क्या है कि ये वो रेटोरिकल डिवाइसेस होती हैं जो विच इन्वॉल्व्स रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल क्लॉजेस और सेंटेंसेस। किस लिए होती है, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, और इम्पैक्टफुल या फिर यह भी बोल सकते हो एक जो रिदमेटिक राइम होते हैं ना, राइमेटिक इफ़ेक्ट के लिए जो एक सुर होता है, एक लय सी बन जाती है ना जिसमें, उस तरह से। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो वो एनाफोरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई कंट्री हैज़ टेकन नॉलेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज़ ऑफर्ड द नॉलेज एंड विजडम टू द वर्ल्ड। शी विल स्टैंड इन forefront of the civilization, she'll carry her lamp into the darkness of strife and struggle. Okay. इस सेंटेंस में क्या है ना कि ये जो सेंटेंस है इसमें नॉलेज, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ठीक है, नॉलेज और विजडम, इसकी बात की जा रही है। और इसके साथ साथ इसमें जो विरोधाभास बताते हुए ना इस सेंटेंस का या इस प्रतिविरोध का ये एक तरह से यूज़ करता है। मतलब कहने का है कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो टेकिंग नॉलेज, एक तो आप देखें यहाँ पे टेकिंग नॉलेज हो गया, एंड ऑफरिंग नॉलेज एंड विजडम, ये जो दो सेंटेंसेस हैं ना ये एम्प्लॉय करते हैं मेटाफोर को, मेटाफोर विरोधाभास जिसको बोलते हैं, बाय यूजिंग नॉलेज और विजडम, ठीक है, टू रिप्रेजेंट इनटेंजिबल एसेट। मतलब ये वो इंटेंजिबल एसेट की तरह यूज़ किया जा रहा है, या फिर एसेट के साथ साथ इसे कंट्रीब्यूटर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है। फिर इसके साथ साथ ये यूटिलाइज कर रहे हैं पैरेलिज्म को विद द स्ट्रक्चर हैज़ टेकन। कहाँ पर है, या ये जो है हैज़ टेकन, मतलब furthermore it utilize parallelism with the structure has taken, has offered, यहाँ पे got it। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके समझाना चाहूँ कि ज्ञान लेने के काम को और ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने के काम के साथ साथ ना जो विरोधाभास एक यहाँ पे काम हो रहा है, विरोधाभासी बताते हुए ना एक प्रतिविरोध का प्रयोग कर रहा है ये सेंटेंस। इसमें जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या है, योगदान देना ज्ञान का और बुद्धि का, इन दोनों शब्दों का यूज़ करके ना एक रूपक का यूज़ किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें ये भी बताया है कि जैसे लिया है, ये जहाँ पे है ना हैज़ टेकन, लिया भी है, और हैज़ ऑफर्ड, दिया भी है, पेश भी किया है। तो ये दोनों जो संरचनाएं हैं ना, जो कंट्रीब्यूशन जो हुआ है उसमें उसके साथ साथ ये समानता का भी प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, तो मेटाफोर यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। द बैटल फॉर फ्रीडम इज़ ओवर,
द स्ट्रगल फॉर पीस बिगिंस। तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में जो रेटोरिकल डिवाइस जो यूज़ हुई है ना, वो है एंटीथेसिस। दोबारा लिखती हूँ, एंटीथेसिस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ये वो फिगर ऑफ स्पीच है दैट क्रिएट्स कंट्रास्टिंग आइडियाज़ और टर्म्स के लिए। ठीक है, फ्रीडम इज़ ओवर, कि देखो फ्रीडम तो ख़त्म हो गई, लेकिन स्ट्रगल फॉर पीस बिगिंस। मतलब एक तरह से ना दोनों चीज़ें ना एक दूसरे का विरोधाभास भी है। उसके साथ साथ ना एक यहाँ पे आप सीधा सीधा ये समझो कि द बैटल ऑफ फ्रीडम इज़ ओवर, कि जो आज़ादी की लड़ाई है वो तो ख़त्म हो गई। द स्ट्रगल फॉर पीस बिगिंस, मतलब शांति के लिए जो संघर्ष है उसकी शुरुआत है। एक तरह से दोनों एक ही बात है, ये स्ट्रगल भी। ठीक है, यहाँ स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो बैटल है फ्रीडम की वो ख़त्म हो गई है। तो एक तरह से ना एक दूसरे को कनेक्ट भी कर रही हैं ये दोनों वर्ड्स, और इफ़ेक्ट जो है ना वो थोड़ा अलग ही आ रहा है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है इफ़ेक्ट्स का। मतलब ये है कि जो ओपोजिशन कॉन्सेप्ट्स है बैटल और स्ट्रगल का, दे आर कंट्रास्टेड विद फ्रीडम और ये पीस। यही है ना जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब है मैन एंड वुमेन टुगेदर, मैन एंड वुमेन टुगेदर, मैन एंड वुमेन ऑफ ए कॉमन ह्यूमैनिटी। ओके, इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ना एक तो एंटीथेसिस जो यूज़ हुआ है, जो रेटोरिकल डिवाइस है, इसके साथ साथ एक और यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ हुई है उसका नाम है एपिज़ोक्सिस। ठीक है, इनका क्या मतलब है? देखो, जो एक तो हम अगर एंटीथेसिस की बात करें तो ये कंट्रास्टिंग करता है मैन और वुमेन को। ठीक है, विद अ कॉमन ह्यूमैनिटी इसके साथ, और हाईलाइट कर रहा है यूनिटी डिस्पाइट डिफरेंसेस के साथ। और जो एपिज़ोक्सिस है ये शो कर रहा है रिपीटिशन ऑफ मैन और वुमेन को, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एम्फसाइजेज द शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो रेटोरिकल डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। इसके साथ जो है लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग गिवन सूटेबल एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इस तरह ये भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस 9th क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, इनके आपको सूटेबल एग्जाम्पल के साथ इनके मीनिंग लिखने हैं। तो डिफाइन द फॉलोइंग्स, इनको डिफाइन करना है, गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। पैराडॉक्स क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, एलेगरी, इमेजरी, सटायर। तो इन सब के आपको मीनिंग लिखने हैं। आई होप इतना तुम कर लोगे, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और इनके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग लिख देना। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर and bye bye.